नमस्कार दोस्तों, सुकंत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक भाग होता है, लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। अब बात करें इस पुष्पों में, तो पुष्पों में होता क्या है? बेसिकली पुष्पों में लैंगिक अंग के रूप में स्त्री केसर व पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पुष्प की संरचना की, तो पुष्प की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। ये ऊपरी भाग पुष्प का वर्तिकाग्र भाग कहलाता है और ये नीचे ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाती है। और अंडाशय में उपस्थित ये जो उपस्थित होता है ये बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बीजांड कहलाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ नर भाग उपस्थित होते हैं जिन्हें पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हैं इसके चारों तरफ एक पंखड़ी जैसी आकृति होती है, ये पंखड़ी होती है। ठीक है, और नीचे ये ग्रीन कलर में कुछ ऐसे लगे होते हैं, इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो इनको तो कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। ठीक है, इसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और ये जो गोल गोल होती है ना, ये ऊपर ऐसे ये है ना, इसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। ठीक है, और इसको कहा जाता है तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। और ये जो ऊपरी भाग होता है इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये एक नलिका नुमा संरचना में खुली हुई होती है, इसको कहा जाता है वर्तिकाएं। ठीक है, और ये जाके अंडाशय में खुल जाती है। अंडाशय में जाके खुल जाती है, और अंडाशय में जो ये उपस्थित होता है इसे कहा जाता है बीजांड। क्या कहा जाता है? बीजांड। ठीक है ना, और ये जो होते हैं नीचे ग्रीन कलर में कुछ पत्ती नुमा आकृति के ये लगे होते हैं, इनको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है? ये तो हुई क्या? पुष्प की संरचना। क्या है ये? पुष्प की संरचना। अब पुष्प जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। अब किस प्रकार से हो सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है उभयलिंगी। एक होता है क्या? उभयलिंगी। ठीक है, और एक होता है एकल लिंगी। अर्थात उभयलिंगी और एकल लिंगी से यहां पर यह तात्पर्य है कि उभयलिंगी, उभय मतलब कि ये जो स्त्री केसर है और ये क्या है? पुंकेसर। यानी कि ये तो मादा भाग है। ठीक है, और ये कौन सा भाग है? नर भाग है। क्या है? नर भाग। तो कह सकते हैं कि एक ही पुष्प के अंतर्गत यदि दोनों जननांग, मादा जननांग और नर जननांग दोनों पाए जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी
मैंने क्या कहा कि मादा जननांग और नर जननांग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर यदि एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तो वह पुष्प कैसा होगा, उभयलिंगी प्रकार का होगा। ठीक है। अब एकल लिंगी का तात्पर्य यहां पे यह है कि यदि पुष्प के अंतर्गत या तो मादा या नर, या तो मादा हो सकता है केवल या फिर नर भाग हो सकता है ना। तो यदि पुष्प के अंतर्गत मादा जननांग या नर जननांग यानी कि केवल दोनों में से एक ही उपस्थित होगा तो वह पुष्प कौन सा होगा, एकल लिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं पुष्पों में लैंगिक जनन जो होता है किस प्रकार होता है। ठीक है। तो उभयलिंगी पुष्पों में बात करें, पहले उभयलिंगी पुष्पों में बात कर लेते हैं कि उभयलिंगी पुष्पों में जो लैंगिक जनन है वो कैसे संपन्न होगा। ठीक है। तो पुष्पों में बेसिकली जो लैंगिक जनन होगा वो हवा के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा, मानव द्वारा और जल द्वारा और कीटों द्वारा। ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होगा, जनन होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए होता क्या है कि ये पुष्प की क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है। जो कि एक नलिकानुमा संरचना में खुली होती है और जाके ये नलिका जो है अंडाशय में खुल जाती है। ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, नर भाग होते हैं। उभयलिंगी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। ये चारों तरफ होते हैं। अब ये जो है क्या है, पंखुड़ियां हैं। क्या हैं दोस्तों, ये जो हैं पंखुड़ियां हैं। ठीक है। और ये नीचे ऐसे ग्रीन कलर में लगे होते हैं, ये क्या है, बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। और बीच में ये क्या होती है, बीजांड। ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, अंडाणु उपस्थित होते हैं या अंड होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति में ये जो पुंकेसर भाग है, क्या है, पुंकेसर। अब ये पराग कोश है, पुंकेसर पर क्या है, पराग कोश। अब अनुकूल परिस्थिति के समय क्या होता है कि ये पराग कोश हैं जो फट जाते हैं और फट जाने पर इनमें से क्या नर भाग बाहर निकलता है या पराग कण बाहर आते हैं और हवा के द्वारा या मानव के द्वारा या जल के द्वारा या कीटों के द्वारा, यानी कि अगर कीटों के द्वारा होगा तो वो पहले कीट क्या करेगा, पुष्प पर बैठेगा और पुष्प पर बैठेगा तो उसके जो पैरों में है वो किसके कण चिपक जाएंगे, पराग कण जो हैं चिपक जाते हैं। जब वह पुष्प से उठ मतलब दोबारा उड़ता है फिर जाके फिर पुष्प पर बैठता है तो क्या होता है, उसके पैरों में जो पराग कण है चिपक कर आ जाते हैं और आकर के किस पर लग जाते हैं, पुष्प की वर्तिकाग्र पर लग जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर इस प्रकार से क्या आ जाएगा, पराग कण आ जाता है। अब ये पराग कण जो आता है ये क्या करता है, इस पराग कण से एक नलिकानुमा संरचना निकलती है और ये नलिकानुमा जो संरचना होती है ये ऐसे नलिकानुमा ये संरचना होती है जाकर के अंडाशय में बीजांड के द्वारा लग जाती है, बीजांड में लग जाती है। अब इस पराग कण में से नर भाग क्या, नर युग्मक क्या करता है, गमन करता है। किसके द्वारा, इस पराग नली द्वारा। ये क्या होती है, पराग नली होती है। क्या होती है भैया, पराग नली। ठीक है। और ये क्या है, पराग कण। तो पराग कण से एक नलिकानुमा संरचना निकलती है और जाके अंडाशय में किससे लग जाती है, बीजांड से लग जाती है। अब इस पराग नली द्वारा जो नर युग्मक होता है वो इस अंडाशय में आकर के
बीजांड से निषेचित हो जाता है, ठीक है, या संलेहित हो जाता है। अब इसमें क्या है, मादा भाग है, ये मादा भाग अंडाशय में जाके बीजांड से कौन मिल जाएगा, नर युग्मक, ठीक है। तो नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया या संलेहित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो आकर के ये जो नर युग्मक है यहाँ पे आके इससे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी कि निषेचन हो जाता है। तो निषेचित अंड, निषेचित बीजांड, अब क्या हो गया, यहाँ पे निषेचन हो गया। अब निषेचन हो जाने के बाद ये जो बीजांड है एक कठोर आकृति में विकसित हो जाता है, कठोर आकृति में विकसित हो जाता है। और ये जो बीजांड होता है क्या, बीज का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, बीज का। ये बीजांड विकसित होकर, क्या होकर, विकसित होकर किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब बीज का निर्माण हो गया। अब ये जो है ये अंडाशय जो होती है फूल करके, अंडाशय क्या होती है, फूल करके और पूर्णतः विकसित होकर के फल का निर्माण कर लेती है। और बीजांड किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है। और इसके परिणाम स्वरूप जब पूरी तरह से फल विकसित हो जाता है तो क्या होता है, पुष्प के जो अन्य पार्ट्स हैं, अन्य पार्ट्स ये सब के सब क्या हो जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, ठीक है, ये झड़ जाते हैं। और किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। और जो अंडाशय में उपस्थित बीजांड था, अंडाशय में उपस्थित क्या था, बीजांड था। अंडाशय में उपस्थित बीजांड किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। और ये अंडाशय जो होती है फूल करके फल का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उभयलिंगी में क्या होगा, निषेचन होता है और फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगला हमारा क्या था, एकल लिंगी। एकल लिंगी में क्या होगा, एक्चुअल में एकल लिंगी में जो होगा ये अब एकल लिंगी में दो पुष्पों की आवश्यकता होगी। एकल लिंगी में क्या होगी, दो पुष्पों की आवश्यकता होगी, यानी कि एक पुष्प में तो क्या होना चाहिए, नर जननांग होना जरूरी होता है, और एक में क्या होना चाहिए, मादा जननांग वाला पुष्प होना जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दो पुष्प हैं बाई चांस, ठीक है, ये दो पुष्प हैं। अब ये दोनों पुष्प क्या करते हैं, इसमें तो हो गया नर भाग, सॉरी मादा भाग, ठीक है। अब इसमें हो गया मादा भाग और इसमें हो गया क्या, नर भाग, ठीक है। ये पुष्प है ना। अब ठीक है, इसमें हो गया नर भाग और इसमें हो गया मादा भाग। अब क्या होता है, या तो किसी कीट के द्वारा या हवा के द्वारा या जल के द्वारा या मानव के द्वारा क्या होगा, यदि बाई चांस जल के द्वारा कर लेते, ठीक है, तो जल के द्वारा क्या होगा, यहां से ये अनुकूल परिस्थिति में क्या होंगे, ये जो होती है पराग कोश, ये क्या है, पराग कोश, क्या होते हैं, पराग कोश, ये होते हैं पराग कोश। और पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, परागकण, ठीक है दोस्तों, परागकण उपस्थित होते हैं। अब ये क्या होता है, जल के द्वारा ये परागकण जो होते हैं पुष्प की किस पर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। यानी कि स्वयं, अगर स्वयं आए, अगर स्वयं यानी कि स्वपरागन तो किसमें होगा, उभयलिंगी में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्वयं का ही होता है, इसलिए वहां पे क्या होगा, स्वपरागन। और यहाँ पे क्या होगा, पर परागन, ठीक है। पर परागन का मतलब किसी के माध्यम से, यानी कि दूसरे पुष्प है, अब उसके पुष्प से आएगा परागकण, ठीक है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से या मानव के माध्यम से ना। तो ये क्या हो जाएगा, पर परागन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये परागकण जो होता है ये पुष्प की किस पर आ जाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है।
और ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने उभयलिंगी में बताया था, ये परागकण से एक पराग नली का निर्माण हो जाता है और ये पराग नली किस में पहुंच जाती है, अंडाशय में पहुंच जाती है। और अंडाशय में पहुंच करके अब अंडाशय में क्या उपस्थित है, बीजांड उपस्थित है। अंडाशय में क्या उपस्थित है, बीजांड उपस्थित है। अब उस बीजांड से ये जो नर युग्मक है इस पराग नली के माध्यम से आता है और बीजांड से क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है या बीजांड से आकर संलेहित हो जाता है। ये नर युग्मक जो होता है पराग नली के माध्यम से अंडाशय में उपस्थित बीजांड से संलेहित हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो ये आकर के क्या हो जाएगा, इससे संलेहित हो जाता है। और क्या होता है, बीजांड जो होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होकर किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित होकर के बीज का निर्माण कर लेता है। और ये जो अंडाशय है ये फूल कर किसका निर्माण कर लेती है, फल का निर्माण कर लेती है। और इसमें किसका निर्माण हो गया, बीज का। ठीक है, और ये जो बाह्य भाग होते हैं पुष्प के, बाह्य जो भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, ये सब क्या है, झड़ जाते हैं। ठीक है, और रह जाता क्या है, फल और बीज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।